फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल वर्ल्ड विद आतिफ सैम्बल। सो फ्रेंड्स, आज जो है हमारा जनरल एनाटमी का टॉपिक है, दैट इज़ बोन्स एंड कार्टिलेज, जो कि कंटिन्यू है। तो आज हम इसका पार्ट 3 शूट कर रहे हैं, विच इज़ ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन और ग्रोथ एनाटमी ऑफ लॉन्ग बोन। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरे चैनल पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले और मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का टॉपिक, ग्रोथ ऑफ अ लॉन्ग बोन। जी फ्रेंड्स, ग्रोथ ऑफ अ लॉन्ग बोन। बोन ग्रोज इन लेंथ बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स इन द एपिफिजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, एपिफिजियल जो प्लेट ऑफ कार्टिलेज होती है, ठीक है, जैसे ये आप इस पिक्चर में देख रहे हैं एपिफिजियल प्लेट, तो यहाँ पे ये जो है इसकी ग्रोथ जो है प्लेट की कार्टिलेज की, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स की वजह से होती है। ठीक है, बोन्स ग्रो इन थिकनेस बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स इन द डीपर लेयर ऑफ पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम की जो डीपर लेयर होती है, जो गहरी उसकी लेयर होती है, वहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन होती है सेल्स की, जिसकी वजह से बोन्स की जो है हमारी जो होती है ग्रोथ। बोन ग्रो बाय डिपोजिशन ऑफ न्यू बोन ऑन द सर्फेस एंड एट दी एंड्स। ठीक है, एंड्स पे जो इसके सेल्स नहीं बनते हैं, उसकी डिपोजिशन की वजह से बोन जो है वो ग्रोथ करती है। बाज़ का आपको पता था, जैसे फ्रैक्चर हो जाए या चोट वगैरह लग जाए, तो कुछ दिन आराम करने की वजह से, कुछ वाइटामिन और मेडिसिन वगैरह लेने की बिना पर वहाँ पे उसकी मज़ीद जो होती है बोन सेल्स की डिपोजिशन होती है, जिसकी वजह से वो हड्डी जुड़ जाती है। ठीक है, तो इसे इसको आगे लिखा हुआ है, दिस प्रोसेस डिपोजिशन बाई ऑस्टियोब्लास्ट इज कॉल्ड अपोजिशनल ग्रोथ और सरफेस एक्रीशन। ठीक है, सल्फर एक्रीशन या फिर हम इसे क्या कहते हैं, अपोजिशनल ग्रोथ। ठीक है, वहाँ पे वो जो है बोन सेल्स जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोन की जो ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। हाउएवर, इन ऑर्डर टू मेंटेन द शेप एंड अनवांटेड बोन मस्ट बी रिमूव्ड। ठीक है, जो कि अनवांटेड शेप और जो होती है उसको मेंटेन करने के लिए उसको क्या करनी पड़ती है, रिमूव्ड। दिस प्रोसेस ऑफ बोन रिमूवल बाई ऑस्टियोक्लास्ट इज कॉल्ड रीमॉडलिंग। तो उसे हम क्या कह देते हैं जी, रीमॉडलिंग। ऑस्टियोक्लास्ट के फॉर्म रिमूवल जो करता है अपने सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट में बनते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट में सेल्स खत्म होते हैं, इज कॉल्ड रीमॉडलिंग। दिस इज हाउ मैरो कैविटी इंक्रीज इन साइज। इससे पता चला है कि जो मैरो कैविटी है वो कैसे इंक्रीज इन साइज कर रही है। ठीक है, अपने साइज में कैसे इंक्रीजमेंट कर रही है। जी फ्रेंड, उसके बाद देखो जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ। अभी कुछ फैक्टर्स है जो ग्रोथ के को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एडिकेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स एंड हार्मोन्स आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स। ठीक है, आपको पता है इसके लिए हमें किन की चीज़ों की होती है, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की, मिनरल्स की, वाइटामिन्स की और डिफरेंट हार्मोन्स। ठीक है, पहले जब हम देखेंगे तो दैट इज वाइटामिन। ठीक है, क्या देखेंगे, वाइटामिन। तो वाइटामिन ए कंट्रोल्स द एक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। तो कौन सा वाइटामिन, वाइटामिन ए जो है वो कंट्रोल करता है इसको। ठीक है, लैक ऑफ वाइटामिन डिक्रीजेस द एक्टिविटी। ठीक है, वो डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट लीडिंग टू रिडक्शन इन साइज ऑफ क्रेनियल एंड स्पाइनल फोरामिना। ठीक है, तो कह रहा है जो वाइटामिन जब हम डिक्रीज होते हैं तो वो क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं ऑस्टियोक्लास्ट की। ठीक है, जो रिड्यूस कर देते हैं साइज ऑफ क्रेनियल एंड स्पाइनल फोरामिना, उनके साइज को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। वाइटामिन डी इज नेसेसरी फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम इंटेस्टाइन। वाइटामिन डी जो होता है वो ज़रूरी होता है किसके अब्जॉर्प्शन के लिए, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, जो कि बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। विच हेल्प इन प्रॉपर ऑसिफिकेशन, जो कि ऑसिफिकेशन में प्रॉपर किरदार अदा करती हैं। ठीक है, वाइटामिन सी इज नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। ऑर्गेनिक मैट्रिक्स के जो मेंटेन रहने के लिए वाइटामिन सी बहुत ज़रूरी है। तो वाइटामिन ए, वाइटामिन डी और वाइटामिन सी इसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, बोन्स की मेंटेनेंस में। हार्मोनल देखें तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, हाइपोफिजिस सेरेब्री। ठीक है, आपको पता है इंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन्स, पैराथॉर्मोन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के हार्मोन्स एंड कैरोटीन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड्स आर ऑल नेसेसरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसके लिए, बोन्स की ग्रोथ के लिए। ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फिर है जी, उसके बाद देखिए आगे, तो जी है मॉलिक्यूलर रेगुलेशन ऑफ बोन फॉर्मुलेशन, मेंबर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, TGF बीटा फैमिली ऑफ
जीन्स आर इन्वॉल्व इन वेरियस स्टेजेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि बोन्स की फॉर्मेशन में अहम किरदार अदा करते हैं, मॉलिक्यूलर रेगुलेशन होती है इसमें। उसके बाद देखें जी, नेक्स्ट है जी मेडिकोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। मेडिकोलॉजिकल क्या होता है? मेडिकोलॉजिकल बेसिकली फोरेंसिक साइंस को आप लगा लें। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे की बाहर जो है वो डेथ हो जाती है तो उसकी जो डेड बॉडी है वो लाई जाती है, ठीक है, लीगल केस में यानी लॉ में यानी पुलिस में आती है, तो उसके लिए जो उसका पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं उसमें उसकी जो फोरेंसिक होगी सारी जांच, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मेडिकोलॉजिकल। व्हेन अ स्केलेटन और आइसोलेटेड बोन, और एंथ्रोपोलॉजिकल आपको पता है कि ठीक है ह्यूमन एंसेस्टर्स के नॉलेज को कहते हैं, ठीक है, यानी उनके बावजूद वहाँ कहाँ रहने वाले नस्ली किस नस्ल से थे, ये सारी इस नॉलेज को एंथ्रोपोलॉजिकल कहते हैं। व्हेन अ स्केलेटन और आइसोलेटेड बोन्स are received for medicological examination, one should be able to determine whether the bones are human or not, कि वो हड्डियाँ जो हैं वो इंसान की हैं या नहीं, whether they belong one or more person, क्या वो एक या एक से ज़्यादा इंसान की हड्डियाँ तो नहीं। द एज ऑफ, फर्ज का एग्जाम्पल हमें जो है वो एक से ज़्यादा स्केलेटन मिलते हैं 3-4 बंदों के, तो हमें ये देखना है कि वो जो बोन्स है सेपरेट बोन्स मिली हुई हैं तो वो अलग अलग बंदे की हैं या एक ही बंदे की हैं, ठीक है। द एज ऑफ द इंडिविजुअल, इंसान की एज का पता लगाने के लिए। द सेक्स, उसका सेक्स क्या है यानी जेंडर क्या है। द स्टेचर, उसकी हाइट वगैरह कितनी थी। द टाइम ऑफ कॉज ऑफ डेथ, वक्त की और जो वजह होती है डेथ की वो मालूम की जाती है। फॉर एक्सीलेंट डिटेल्स ऑफ दीज पॉइंट्स कंसल्ट पार्क, ये उसकी उसका नाम है, ठीक है। आगे है जी फिर आगे अगले पॉइंट्स है जी। फर्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ स्केलेटन एज अप टू द एज ऑफ 25 ईयर, 25 साल की उम्र से बाद। द skeletal age can be estimated to within 1 to 2 year of correct age by the state of dentition and ossification, ठीक है, provided the whole skeleton is available, ठीक है, अवेलेबल है, ठीक है। तो 25 साल की उम्र के बाद जो स्केलेटन सिस्टम की हम जो कर सकते हैं उसकी शनाख्त, ठीक है, तो वो हो सकती है और उसकी ओसिफिकेशन का भी पता चल सकता है। फ्रॉम 25 ईयर ऑनवर्ड, ठीक है, 25 साल के बाद, उसके बाद द स्केलेटल एज कैन बी एस्टिमेटेड टू बी विदिन 5 ईयर ऑफ द करेक्ट एज बाय द स्टेट ऑफ क्रेनियल स्ट्रक्चर से। क्रेनियल सुचर से पता चल सकता है, आपको पता है क्रेनियल सुचर्स जो इसके जैसे क्रेनियल बोन्स जो आपस में जुड़ी होती हैं उसको सुचर्स कहते हैं, क्रेनियल सुचर्स। एंड ऑफ द बोनी सरफेस ऑफ सिम्फिसिस प्यूबस, सिम्फिसिस प्यूबस की जो बोनी सरफेस है उससे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, एज का कि बंदे की एज कितनी है जी। उसके बाद है जी नेक्स्ट, इन जनरल द अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ फ्यूजन ऑफ एपिफिजियल्स अकर अबाउट 1 ईयर अर्लियर इन फीमेल्स दैन इन मेल्स, ठीक है। तो कह रहा है कि जो सेकेंडरी सेंटर्स हैं फ्यूजन एपिफिजियल्स की वो जो होते हैं 1 साल पहले औरतों में नजर आते हैं मर्दों की निस्बत, ठीक है। दीज इवेंट्स आर ऑल्सो बिलीव टू अकर 1 to 2 years, ठीक है, और 2 to 3 years अर्लियर इन इंडिया दैन इन वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। 1 से 2 या 2 से 3 साल जो है वो पहले आ जाते हैं इंडिया में एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्री जैसे अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज होगी, उसकी निस्बत इंडिया में ये 1 से 2 या 2 से 3 साल पहले ये है जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, हाँ, ठीक है। उसके बाद है जी नेक्स्ट है डिडंट फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रेस। उसमें किसी ने कहा कि बाद साइंटिस्ट ने कहा कि इसमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है चाहे ईस्टर्न हो वेस्टर्न हो, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क महसूस होता है जब वो उसको फ्रेंसिक साइंस में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2 है जी एस्टिमेशन ऑफ सेक्स। जेंडर कैन बी डिटरमिन्ड आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी के बाद जो है जेंडर हम उसे जो है कर सकते हैं डिटरमिन, ठीक है, देखकर भी ऊपर से, चाहे हम उसको सेक्स ऑर्गन्स देखें। जेंडर डिफरेंसेस आर बेस्ट मार्क्ड इन द पेल्विस एंड स्कल, ठीक है। पेल्विस आपको पता है फीमेल्स में ज़रा वाइड होता है और मेल्स में ज़रा नहीं वाइड, इतना ज़्यादा वाइड नहीं होता, ठीक है। तो स्कल का भी हम देख सकते हैं। एंड एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर्स कैन बी डन इन ओवर 90% ऑफ केसेस विद आइदर पेल्विस और स्कल ऑन, ठीक है। हम पेल्विस ही देखकर बता सकते हैं कि ढांचा औरत का है या मर्द का है, ठीक है। However, gender sexual dimorphism has been worked out. Member of other bones like sternum, ठीक है, atlas, उससे and most of the limb bones. तो ठीक है, हम जैसे हम देखते हैं पेल्विस और स्कल बोन से हम क्या देख सकते हैं कि आया ये ढांचा औरत का है या मर्द का है।
कुछ उसके अलावा हम स्टर्नम को देख कर भी कुछ किसी हद तक बता सकते हैं, या फिर लिम्स वगैरह को भी देख कर बता सकते हैं कि हाइट वगैरह को लगा कर, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ स्टेचर यानी हाइट, इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट ट्रंक एंड लिम्स शो करेक्टरिस्टिक्स रेशियो अमंग themselves एंड कंपैरिजन विद द टोटल हाइट को देखकर हम उसको बता सकते हैं कि ये फीमेल की या मेल की है। दस अ नंबर ऑफ रिग्रेशन फार्मूला हैव बीन वर्कड आउट द डिटर्मिन हाइट फ्रॉम द लेंथ ऑफ द इंडिविजुअल लिम्ब बोन्स, ठीक है, उससे हम देख सकते हैं। हाइट कैन ऑल्सो बी डिटर्मिन फ्रॉम पार्ट्स ऑफ सर्टेन लॉन्ग बोन्स, ठीक है, फ्रॉम हेड लेंथ, ठीक है, हेड लेंथ देख सकते हैं, एंड फ्रॉम फुट मेजरमेंट देख सकते हैं। क्राउन रम्प कहते हैं, सीआरटी के क्राउन रम्प को कहते हैं हम, कि जो क्राउन का अपना स्कल की बोन का जो क्राउन लिम्फ होता है वो देखकर, ठीक है, हैज़ बीन कोरिलेटेड विद डायफिजियल लेंथ ऑफ फोइटल बोन्स, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड में भी हम फोइटल लेंथ को वगैरह को देखते हैं तो क्राउन रम्प से देख सकते हैं, ठीक है। एंड विद द नेनोटल एंड प्लेसेंटल पैरामीटर्स, ठीक है, वो भी हम पेट के अंदर इंट्रायूटरल लाइफ में हम दे सकते हैं स्केलेटन सिस्टम की मदद से। एस्टिमेशन ऑफ रेस, इट इज़ इंटरेस्ट टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट a number of metrical like cranial and facial indices and non-material features of skull, pelvis and certain other bones and racial significances। इससे देख के भी बता सकते हैं कि ये अफ्रीकन है, एशियन है, यूरोपियन है या फिर अमेरिकन है, ठीक है, तो उससे भी हम देख सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अभी हमारा जो इसी पार्ट 3 में जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, ठीक है। ये लॉन्ग बोन है, दिस इज ह्यूमरस, ठीक है, राइट साइड की ह्यूमरस है, ये हेड है इसका, ठीक है, ये लॉन्ग शाफ्ट है, और ये लोअर एंड है, ये अपर एंड है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़, देखें, इट इज़ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ये जैसे आप देख सकते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये लॉन्ग बोन है, विच हैज़ टू एक्सपेंडेड एंड्स। फर्स्ट ये लोअर एंड है, दिस इज अपर एंड, ठीक है, ये लोअर एंड है, ये अपर एंड है, एंड लॉन्ग शाफ्ट, ये लॉन्ग शाफ्ट है इसकी। द शाफ्ट इज होलो, अगर अंदर से देखें तो ये होलो होती है, ठीक है, खाली होती है, एंड हैज़ अ कैविटी फिल्ड, ये कैविटी, अगर इंसान जिंदा तो उसके अंदर कैविटी फिल्ड जो होता है वो होता है बोन मैरो, कॉल्ड मैरो कैविटी और मेडुलरी कैविटी। इसके अंदर जो कैविटी होती है उसे मेडुलरी कैविटी या मैरो कैविटी कहते हैं। दिस द वॉल्स ऑफ द कैविटी आर वेरी हार्ड, ये देखिए कैविटी वेरी हार्ड होती है, ठीक है, ये ओरिजिनल नहीं है, बेसिकली ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली है, लेकिन जब आप ओरिजिनल भी देखेंगे तो ये काफ़ी हार्ड होगी, ठीक है। जी फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है एंड दस मार्क मेक द शाफ्ट वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ये शाफ्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत मजबूत होती है, विद द मिनिमम एक्सपेंडिचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। और यूजुअली दैट शाफ्ट हैज़ 3 बॉर्डर्स और 3 सर्फेसिस, ठीक है, 3 बॉर्डर्स होते हैं, 1 2 3, और ये सर्फेसिस भी 1 2 एंड 3, 3 सर्फेसिस होती हैं बेसिकली लॉन्ग बोन्स की ज़्यादातर, और 3 ही बॉर्डर्स होते हैं। द एंड्स आर आर्टिकुलर, स्मूथ एंड कवर्ड बाई हाइलैंड कार्टिलेज। ये जो देखें, जो अपर एंड होता है, लोअर एंड होता है, क्या होता है, वो क्या कह रही है, आर्टिकुलर होता है जी, स्मूथ, कवर्ड एंड हाइलैंड कार्टिलेज होता है इधर, जो कि जॉइंट्स बनाने में मदद करता है, ठीक है। दे मे बी आइदर कन्वेक्स और कनकेव और एक्सपैंड। ये देखें, ये बेसिकली क्या है जी, ये एंड जो है ये कन्वेक्स है, ऊपर उभरा हुआ है, और ये देखिए ये फ्लैट है, फ्लैट भी हो सकता है, एक्सपैंडेड फैला हुआ हो सकता है, कन्वेक्स हो सकता है, और कनकेव भी हो सकता है। जैसे मैं कनकेव देखूं तो जो अपना ये है अपना हिप बोन और शोल्डर गर्डर का जो होता है स्कैपुला, ठीक है, उसके जो जिसमें हेड जाके जो है वो आर्टिकुलेट करते हैं, दैट इज कनकेव स्ट्रक्चर, ठीक है, वो क्या है, कनकेव्ड स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये द लॉन्ग बोन इज परफॉर्म्ड इन हाइलैंड कार्टिलेज एंड ओसिफाइड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द कार्टिलेज बाय वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो कह रहा है कि जो लॉन्ग बोन होती है, ठीक है, कार्टिलेज, हाइलैंड कार्टिलेज होता है इनमें, एंड ओसिफाइड होते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ कार्टिलेज बाय वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो कार्टिलेज को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तो हाइलैंड कार्टिलेज बनता है। द प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन ऑफ द शाफ्ट अपीयर्स ड्यूरिंग इंट्रायूटरल लाइफ, जो शाफ्ट की जो ओसिफिकेशन होती है वो इंट्रायूटरल लाइफ में, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। द सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ओसिफिकेशन अपीयर यूजुअली आफ्टर बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद उसकी सेकेंडरी ओसिफिकेशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है। जी फ्रेंड्स, उसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ लॉन्ग बोन शोज फॉलोइंग फीचर्स।
अभी ग्रोस एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो हम फॉलोइंग फीचर्स के देखते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है जी। द एंड आर कंपोज ऑफ स्पॉन्जी बॉन कवर्ड बाय हाइलाइन कार्टिलेज एंड आर द एक्टिव साइट्स ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, ठीक है। बेसिकली ये जो एंड पार्ट होता है ये हाईली ब्लड फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है, एक्टिव साइड होती है, ठीक है। लॉन्ग है ये हेड, और ये क्या होती है, स्पॉन्जी बोन होती है, ठीक है। कौन सी बोन होती है, स्पॉन्जी बोन होती है। द शैफ्ट शोज फॉलोइंग फीचर, इट इज कवर्ड बाय फाइब्रोवास्कुलर सेलुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरियोस्टियम, ठीक है। यहाँ पे पेरियोस्टियम लेयर होती है जो कि फाइब्रोवास्कुलर सेलुलर होती है, ठीक है। हाईली रिच वास्कुलर होती है, ठीक है। फाइब्रोवास्कुलर सेलुलर होती है, जिसे हम कहते हैं पेरियोस्टियम लेयर। The periosteum is connected to the underlying cortical bone of periosteal collagen fibers with penetrate to the cortical bone, जो कि cortical bone जो इसके अंदर होती है, cortical bone hard bone जो होती है उसके साथ ये जुड़ा होता है। They are specially developed at the site of attachment muscles, तो यहाँ पे जितने भी मसल्स होती है वहाँ की अटैचमेंट, चाहे वो इंसर्शन हो या ओरिजिन हो, वो पेरियोस्टियम से ही होती है, ठीक है। ये पेरियोस्टियम की लेयर ही है बेसिकली, ठीक है। जितने भी मसल्स की ओरिजिन इंसर्शन होगी वो पेरियोस्टियम लेयर से ही होगी। द पेरियोस्टियल कोलेजन फाइबर्स आर कॉल्ड परजोरेटिंग फाइबर्स ऑफ शार्पी, ठीक है। जो पेरियोस्टियल कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, परजोरेटिंग फाइबर्स ऑफ शार्पी। द पेरियोस्टियम ऑफ द शाफ्ट इज कंटिन्यूअस विद आर्टिकुलर कैप्सूल, ठीक है। तो आर्टिकुलर कैप्सूल नियर द एंड्स जहाँ तक ये कंटिन्यू रहती है, ठीक है, पेरियोस्टियम लेयर। आपको पता है मसल्स की अटैचमेंट तक यहाँ होता है, जब हेड उसके साथ जुड़ जाता है तो जॉइंट में वहाँ पे मसल्स की इंसर्शन या ओरिजिन नहीं होती। द पेरियोस्टियम इज सेंसिटिव ड्यू टू द रिच नर्व सप्लाई, पेरियोस्टियम जो बहुत सेंसिटिव होती है, किस वजह से, वहाँ पे जो अपनी नर्व सप्लाई होती है बहुत सेंसिटिव होती है। एंड ड्राइवर नर्व सप्लाइंग फॉर द मसल अटैच टू द बोन, अभी इसकी जो नर्व सप्लाई होती है कौन सी होती है, जो मसल अटैचमेंट होती है वहाँ पे जो नर्व सप्लाई करती हैं उसके साथ इसका ये ताल्लुक होता है पेरियोस्टियम का भी। हाउएवर द सेंसिटिविटी इज इंक्रीज्ड, तो सेंसिटिविटी इंक्रीज कैसे की जा सकती है ये भी इसने बताया हुआ है, ठीक है। Sensitivity is increased in those areas where the periosteum is supplied by cutaneous nerve, जो जिल्द की नर्व्स होती है cutaneous, उसके साथ भी इसकी अटैचमेंट होती है, तो वो पार्ट जो होता है वो हाईली सेंसिटिविटी होता है, ठीक है। उसमें सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि टीबिया बोन इनर सरफेस, ठीक है। टीबिया बोन जो शिन बोन भी जिसे कहते हैं वो जो होती है वो cutaneous नर्व के साथ उसकी अटैचमेंट होती है, तो वहाँ पे ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, सेंसिटिविटी जी। फ्रेंड्स उसके बाद देखें जी, underneath the periosteum the cortical bone और cortex is composed of compact bone, ठीक है। तो कह रहा है जो पेरियोस्टियम के नीचे जो cortical bone और cortex is composed of किससे बनी होती है, compact bone से बनी होती है, hard bone से, ठीक है। तो ये compact bone से बनी होती है पेरियोस्टियम के नीचे जो नीचे लेयर होती है ना पेरियोस्टियम की, ठीक है। उसके बाद मैरो कैविटी और मेडुलरी कैविटी, इसके अंदर जो मैरो कैविटी और मेडुलरी कैविटी होती है इज लाइंड बाय एंडोस्टियम और कंटेन्स जेल्टिनस मटेरियल कॉल्ड बोन मैरो। इसके अंदर क्या होता है, बोन मैरो, ठीक है। जेल लाइक जो होता है मटेरियल, लिक्विड और जेल लाइक मटेरियल जो कि चिपकता है आपस में, जैसे कि आपने अगर जानवरों की हड्डियां देखी हों बड़े गोश्त की, तो वो जो उसमें हड्डी में वो जो मेक होती है जिसे हम पंजाबी में कह देते हैं दैट इज जेल्टिनियस मटेरियल, ठीक है, जो कि इंसान की हड्डी में भी होता है। दीज आर टू टाइप्स ऑफ बोन मैरो। तो बोन मैरो बेसिकली दो टाइप्स का होता है, येलो बोन मैरो एंड रेड बोन मैरो। तो येलो बोन मैरो इट इज येलोइश जो है वो जेल्टेनियस फाइब्रोफैटी मैस प्रेजेंट इन द मेडुलरी कैविटी। तो ये मेडुलरी कैविटी में होता है बेसिकली येलो इन कलर, येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो इट इज अ रेड जेलेटेनियस मैस कंसिस्टिंग ऑफ हेमोपेटेटिक टिश्यू, यानी कि हेमोपेटेटिक टिश्यू यानी कि वहाँ ब्लड फॉर्मेशन होती है। इट इज इंगेज इन इथ्रोपोइसिस, यानी ब्लड फॉर्मेशन में वो हिस्सा लेते हैं। इट इज फाउंड इन द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स, ठीक है। एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स यहाँ पे भी हो सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी जो लॉन्ग बोन्स के एंड्स होते हैं। द बॉडीज ऑफ वर्टिब्रा की बॉडी में, रीढ़ की हड्डी के जो मोहरे होते हैं उसमें, ठीक है, उनकी बॉडी में। द स्टर्नम हमारी जो सीने की हड्डी में सामने हड्डी होती है स्टर्नम, उसमें होते हैं। द फ्लैट बोन ऑफ द स्कल वहाँ पे भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बनते हैं, रेड बोन मैरो। बेसिकली रेड बोन मैरो क्या होते हैं, ब्लड की फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। द येलो मैरो कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेड मैरो, ठीक है। जो येलो मैरो होता है जो सेंटर से शाफ्ट में होता है लोअर एंड की तरफ, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेड मैरो में इफ नीडेड अराइज, ठीक है, जरूरत महसूस हो। तो मैरो कैविटी इज एब्सेंट इन क्लैविकल बोन एंड रिब्स और क्लैविकल में जो है बोन कैविटी नहीं होती, रिब्स और क्लैविकल में, यानी हंसली की हड्डी में और पसली की हड्डी में। तो यहाँ पे हंसली पसली में दोनों में जो ये है नहीं होती बोन मैरो, ठीक है।
तो येलो बोन मैरो को हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेड बोन मैरो अगर हमें ज़रूरत हो ब्लड फॉर्मिंग के लिए, ठीक है। तो जी फ्रेंड, ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि इसका पार्ट 3 था, बोन्स एंड कार्टिलेजेस का। इसमें हमने लॉन्ग बोन की ग्रॉस एनाटॉमी को थोड़ा बहुत देखा है। जब हम इसे तफसील में पढ़ेंगे, जब मस्कुलर मायरोलॉजी और उसकी ऑस्टियोलॉजी पढ़ेंगे एनाटमी में, तब अपर लिम्स और लोअर लिम्स की अलग अलग। तो ये फ्रेंड्स था आज का टॉपिक। सो फ्रेंड प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले। फिलहाल फ्रेंड्स मुझे आप कोई सपोर्ट नहीं दे रहे, क्योंकि मेरे व्यूज़ भी वो जिस मतलब मैं कह रहा हूँ जिस पेज से हों वो नहीं हो रहे। हालांकि मैं मेहनत काफ़ी ज़्यादा कर रहा हूँ, चले ये मतलब खुदा देख रहा है, तो मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन एक ना एक दिन मुझे इसका सिला ज़रूर मिलेगा आई थिंक। तो बस आपसे यही दरख्वास्त है कि आप इस मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।